हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है फॉल्स एक्यूजन। ये एक मिस्ट्री नॉयर मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग में हम गाड़ी के अंदर एक अनजान आदमी को देखते हैं जो तब से हाई स्कूल स्टूडेंट रीका पर नजर रख रहा था। वे जैसे ही रीका अपने दोस्तों से अलग होकर रास्ते में जाने लगती है, वैसे ही वो आदमी चाकू लेकर रीका के पीछे जाता है और उसे घसीटकर अपने साथ ले चलता है। अगली सुबह हम इंस्पेक्टर कोयामा को देखते हैं। कोयामा को एक क्राइम लोकेशन में बुलाया गया था। जब कोयामा वहां पहुंचता है, वैसे ही उसके पास उसकी असिस्टेंट एरी आती है। एरी कोयामा को बताती है कि हमें यहाँ जिसकी लाश मिली है उस लड़की का नाम रीका था। रीका एक हाई स्कूल गर्ल थी। किलर रीका को जान से मारने के बाद उसकी लाश के ऊपर एक नीला कपड़ा डालकर चला गया। तो इसे सुन कोयामा रीका का चेहरा देखता है तो रीका वही लड़की थी जिसे कल रात वो अनजान आदमी किडनैप करके ले गया था। कोयामा रीका की लाश के पास कुछ फुटप्रिंट्स देखता है जो शायद किलर के हो सकते हैं। तभी वहाँ सेक्शन चीफ मित्सुओ आता है। मित्सुओ आते ही लाश पर पड़े कपड़े के बारे में पूछता है। तब एरी बताती है कि सर्जेंट यासुके जो कि क्राइम सीन में सबसे पहले पहुंचे थे, उनका कहना है कि ये कपड़ा डेड बॉडी पर पहले से ही पड़ा हुआ था। इसी क्राइम सीन में जैंग नाम का ऑफिसर तकाशी, जिसे इधर डेड बॉडी सबसे पहले मिली थी, उससे तहकीकात कर रहा था। तकाशी का कहना था कि वो यहाँ जॉगिंग करने आया था कि तभी उसे ब्लैंकेट के अंदर विक्टिम के पाँव दिखे और वो समझ गया कि इधर एक लाश है। लेकिन जैंग को समझ नहीं आता कि इतने अंधेरे में तकाशी को विक्टिम के पाँव कैसे दिखे। तब तकाशी बताता है कि उस समय किसी वैगन कार की रोशनी डायरेक्ट विक्टिम की डेड बॉडी पर पड़ रही थी। जैंग तकाशी से जानने की कोशिश करता है कि वो कार कौन से नंबर प्लेट की थी, लेकिन ताकाशी को उतना सब नहीं मालूम था। तभी कोयामा चीफ से कहता है कि मैं उन दोनों आदमियों का पता करने जा रहा हूँ जिन्होंने रीका का मर्डर किया था। एरी पूछती है लेकिन क्राइम सीन में तो बस एक ही आदमी के फुटप्रिंट्स मिले हैं। कोयामा बताता है नहीं, फुटप्रिंट दो अलग अलग आदमियों के हैं जिन्होंने एक जैसे ही शूज पहने हुए थे। इसी कारण जिस आदमी ने शू लंबे समय तक पहना था उसका फुटप्रिंट गहरा आया है, वहीं जिसने हाल ही में पहना था उसका फुटप्रिंट थोड़ा हल्का आया है। दोनों आदमियों के जूतों से पता लगता है कि उन दोनों की हाइट 6 फुट के करीब होगी, इसीलिए उन्हें एक साथ किसी ने तो इस इलाके में नोटिस किया होगा। ऐसा कहकर कोयामा चला जाता है और एरी भी कोयामा के पीछे आती है। इधर कोयामा एरी से कहता है ठीक ऐसी ही एक घटना सेम तरह की बिल्डिंग में लगभग 7 साल पहले हुई थी। दरअसल 7 साल पहले भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट की लाश नीले कपड़ों से ढकी हुई मिली थी। वहाँ किलर ने उस स्टूडेंट का रेप करके उसे भी सेम तरह से मार डाला था। उस टाइम तहकीकात करने पर सारा शक तामिया नाम के आदमी पर गया और तब से इस केस को तामिया केस बोला जाने लगा। लेकिन तामिया ने पकड़े जाने पर जेल में ही सुसाइड कर लिया। एरी कहती है पर तामिया के मरने के ठीक 7 साल बाद ये मर्डर दोबारा से हो रहे हैं। क्या तामिया के पैटर्न को कोई दूसरा सीरियल किलर कॉपी करने की कोशिश कर रहा है? कोयामा कहता है हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि तामिया केस का असली किलर अभी तक जिंदा है और उसी ने ये सब किया है, क्योंकि तामिया जेल में मरते वक्त तक कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। एरी कहती है इसका मतलब तामिया पर गलत चार्ज लगाया गया था और जिस किलर ने 7 साल पहले उस हाई स्कूल स्टूडेंट को मारा था उसी ने 7 साल बाद फिर से आकर दूसरी स्टूडेंट रीका का भी मर्डर किया है। तो कोयामा भी इस बारे में सोचने लगता है। अब मूवी डिपार्टमेंट की कॉन्फ्रेंस मीटिंग में शिफ्ट होती है। यहाँ रीका के मर्डर के बारे में ही डिस्कशन किया जा रहा था। डिवीजन चीफ चीबा कहते हैं तो अभी तक की तहकीकात से हमें बस इतना ही पता चला है कि किलर ने रीका को रास्ते में किडनैप किया और फिर उसे अपनी गाड़ी में ले जाकर मार डाला। फिर मारने के बाद किलर ने अपने साथी के साथ मिलकर रीका की लाश को अबेंडन बिल्डिंग के पास छोड़ दिया। फुटप्रिंट से ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि किलर और उसका साथी लगभग 6 फीट के होंगे और 28 नंबर के शूज पहनते होंगे। हमें किसी भी तरह उन दोनों को ढूंढना होगा। अगर किसी को इस केस से रिलेटेड और कुछ कहना है तो वो कह सकता है। तो यहाँ एरी कोयामा से तामिया केस का जिक्र करने कहती है, लेकिन कोयामा ऐसा नहीं करता और तभी मीटिंग एंड हो जाती है। ऑफिस से निकलते वक्त एरी कोयामा से सवाल करती है कि उन्होंने चीफ से तामिया केस का जिक्र क्यों नहीं किया। कोयामा कहता है पहली बात, मैं पहला इंसान नहीं हूँ जिसे ये पता है कि ये केस तामिया केस से मेल खाता है, बल्कि सेक्शन चीफ मित्सुओ और उनके असिस्टेंट भी ये बात अच्छे से जानते हैं, क्योंकि चीफ मित्सुओ ने खुद तामिया केस को हैंडल किया था।
फिर भी उन्होंने इस केस के बारे में डिपार्टमेंट में कोई बात नहीं की। और पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे घटिया सच्चाई यही है कि सीनियर्स की परमिशन के बगैर आप किसी भी केस की अलग से तहकीकात नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उसका जिक्र भी नहीं कर सकते। ऐसा बोलकर कोयामा चला जाता है। घर लौटते ही कोयामा को उसकी 16 साल की बेटी रैन कॉल करती है। यहाँ इनकी बातों से हम जान पाते हैं कि कोयामा की वाइफ को गुजरे कई साल बीत चुके हैं। वहीं काम में बिजी होने की वजह से कोयामा ने अपनी बेटी रैन को उसके अंकल और आंटी के साथ छोड़ रखा है। कॉल कट होते ही कोयामा की नजर अपनी वाइफ के फोटो फ्रेम पर पड़ती है और इसे देख कोयामा को अपनी वाइफ के साथ बिताए कुछ आखिरी पल याद आते हैं, जहां कोयामा की वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी। अगली सुबह कोयामा एरी के साथ 7 साल पुराने केस की तहकीकात शुरू कर देता है, जबकि कोयामा को सीनियर से इसकी परमिशन नहीं थी। तभी कोयामा को जैंग का कॉल आता है। जैंग कॉल में बताता है कि उसे सफेद वैगन कार और उसका ओनर मिल गए हैं। दोस्तों, वैगन कार वही है जिसकी लाइट रिका की डेड बॉडी पर पड़ी थी। आगे जैंग कोयामा को उस गाड़ी के ओनर मिस्टर हिरोशी से मिलवाता है। हिरोशी बताते हैं कि जब वो रास्ते से गुजर रहे थे तभी उन्होंने 2 काफी लंबे आदमियों को भागते हुए देखा। इसे देखने के बाद जब हिरोशी वापस मुड़े तो उसने वहाँ किसी को जॉगिंग करते देखा। असल में ये आदमी फर्स्ट विटनेस ताकाशी था। तभी वहाँ चीफ मिसुओ आ जाती हैं और मिसुओ के कहने पर उनका असिस्टेंट हिरोशी को अपने साथ तहकीकात करने ले चलता है। फिर मिसुओ कोयामा और एरी से कहते हैं कि तुम दोनों आराम कर सकते हो क्योंकि अब ये केस हम हैंडल करेंगे। ऐसा कहकर मिसुओ चला जाता है। तभी ऑफिसर जैंग कोयामा से कहता है, मैंने आपके और चीफ मिसुओ के बारे में सुना था। आप दोनों कभी राइवल हुआ करते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद मिसुओ का प्रमोशन हो गया और अब वो आपका सीनियर है। इसे सुन कोयामा जैंग से बकवास करने की जगह अपना काम करने कहता है और फिर जैंग भी हिरोशी और चीफ मिसुओ के पास चला जाता है। तभी कोयामा एरी को बताता है कि 7 साल पहले तामिया केस सॉल्व करने की वजह से ही चीफ मिसुओ को प्रमोशन मिली थी और अब मिसुओ बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई तामिया केस की फिर से तहकीकात करे, लेकिन मैं इस केस की छिपते हुए तहकीकात करूंगा। अब ये तुम पर निर्भर है एरी कि तुम मेरा इस केस में साथ दोगी या फिर नहीं, क्योंकि इस केस की वजह से तुम्हारा करियर खतरे में पड़ सकता है। तो एरी डिसाइड करती है कि वो कोयामा का साथ देगी। फिर ये दोनों सर्जेंट यासुके से उसके घर में मिलते हैं। यहाँ कोयामा यासुके के बारे में बताता है कि यासुके सर्जेंट से पहले उन्हीं के डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर थे और उन्होंने 7 साल पहले चीफ मिसुओ के साथ मिलकर तामिया केस की तहकीकात की थी। तो इसे सुन एरी थोड़ा शॉक होती है क्योंकि उस केस की वजह से मिसुओ चीफ बन गए और यासुके एक नॉर्मल से सर्जेंट है। यासुके इनके पास तामिया केस की फाइल लाकर कहता है, मैं दोबारा से इस केस को याद नहीं करना चाहता था। ये घटना आज से 7 साल पहले हुई थी। ताचिबाना नाम के एक स्कूल स्टूडेंट की लाश प्रीफेक्चर के बाहर मिली। वहीं इसी के जस्ट 2 हफ्ते बाद उसी शहर में मायूमी नाम की एक और स्कूल स्टूडेंट की लाश मिली। यानी रिका का मर्डर किलर द्वारा किया गया तीसरा मर्डर है। कोयामा कहता है, वैसे आप लोग उस टाइम इस निष्कर्ष तक कैसे पहुँचे कि तामिया ही इस केस का मेन किलर था। यासुके बताता है, जहां दूसरी विक्टिम यानी मायूमी की लाश मिली थी वहां किलर को मायूमी के साथ पास वाले फार्मर ने देख लिया था, लेकिन तब किलर फार्मर को चाकू मार कर वहां से भाग गया। लेकिन फार्मर ने इतना देख लिया कि किलर ने लाल रंग की चेक टी शर्ट पहन रखी थी। खैर, इसके बाद हमें किसी घर से चोरी की खबर मिली। दरअसल एक लेडी के घर से 3 लाख येन चोरी हो गए थे और चोरी करने के लिए चोर लेडी के घर में खिड़की को गर्म करके फिर उसे तोड़कर दाखिल हुआ था। इसके बाद हमने जब लेडी के पड़ोस में देखा तो वहाँ भी सेम पैटर्न से खिड़की टूटी हुई थी। दरअसल उसी घर का ओनर तामिया था। पूछने पर तामिया ने हमें बताया कि उसने वो खिड़की खुद से तोड़ी है, लेकिन हमें पता था कि तामिया झूठ बोल रहा है। तामिया के घर भी चोरी हुई थी, बट तामिया किसी कारण से इस चोरी के बारे में पुलिस को नहीं बता रहा था। घर से जाते वक्त हमने तामिया की खिड़की में ब्लू कवर नोटिस किए। ठीक इसी तरह के ब्लू कवर्स दोनों लड़कियों की लाश में बिछे हुए थे, इसलिए हमने तामिया का सीक्रेटली पीछा करना शुरू किया। और फिर कुछ दिनों बाद जब रास्ते से एक स्कूल गर्ल गुजर रही थी तभी तामिया ने उसे किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही हमने तामिया को रंगे हाथों अरेस्ट कर लिया। और इसी से सबको यकीन होने लगा कि तामिया ही वो आदमी है जिसने पिछली
अकेली 2 हाई स्कूल गर्ल की हत्या की थी, लेकिन तामिया इस बात से बार बार मुकर रहा था। तामिया का कहना था कि उसने किसी को नहीं मारा है और रिसेंटली वो जिस हाई स्कूल गर्ल के पास गया था उसे मारना उसका मोटिव नहीं था। लेकिन हमें तामिया की बात पर यकीन नहीं हुआ और हमने तामिया के पूरे घर को अच्छे से छान मारा। तभी मुझे उसके घर के रूफटॉप को देखने पर उसमें से वही रेड चेक टी शर्ट मिली जिसका जिक्र फार्मर ने किया था। बस इतना ही सबूत काफी था तामिया पर शक करने के लिए, लेकिन फिर हमें एक और ठोस सबूत मिला। दरअसल फर्स्ट विक्टिम ताचिबाना अपने मोबाइल कवर में रैबिट का फर लगाती थी और उसी फर के पार्टिकल्स पुलिस को तामिया के टी शर्ट से मिले थे। ऑफिसर मिसुओ ने बताया कि इस तरह का फर पूरे जापान में कहीं नहीं मिलता। इसे ताचिबाना के फादर फॉरेन से लाए थे और अब यही फर हमें तुम्हारी रेड टी शर्ट से मिला है, तो तुम इस पर क्या कहोगे? इसे सुन तामिया के पास कोई बहाना नहीं बचा और उसने अपना गुनाह कन्फेस कर लिया। लेकिन कोर्ट की तहकीकात के वक्त तामिया ने फिर से अपना मन बदल लिया और तामिया का कहना था कि उसे किसी ने फंसाया है और वो बेगुनाह आदमी है। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने तामिया को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद तामिया ने सेल के अंदर खुद की जान ले ली। लेकिन अब 7 साल बाद सेम उसी तरह का एक और मर्डर हो गया है। कोयामा कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मर्डर असली खूनी कर रहा है जिसने 7 साल पहले ताचिबाना और मायूमी को मारा था। इसे सुन यासुकी गुस्से में कहता है, तो तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने और मिसुओ ने गलत आदमी को पकड़ा था? लेकिन मैं इस बात को हरगिज नहीं मानता क्योंकि हम दोनों उस टाइम के बहुत टॉप डिटेक्टिव्स थे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तामिया केस के मर्डर पैटर्न्स को कोई दूसरा किलर कॉपी कर रहा हो। तो इतना जानने के बाद ये दोनों पहली विक्टिम यानी ताचिबाना की लाश जहाँ मिली थी उस प्रीफेक्चर के पास आती हैं। ये जगह भी सेम वैसी ही थी जहाँ रिका का मर्डर हुआ था। अब ये दोनों प्रीफेक्चर के वर्कर्स से पूछती हैं कि इस लोकेशन में 7 साल के अंदर क्या आपने कोई सस्पिशियस चीज नोटिस की? वर्कर बताता है, हाँ, दरअसल 7 साल पुराने ताचिबाना केस के ठीक 3 महीने बाद मैंने यहाँ से एक काले कपड़े वाले आदमी को भागते हुए देखा था। वो आदमी इस प्रीफेक्चर में बगैर परमिशन के घुस आया था। उस दिन तारीख थी 17 दिसंबर। कोयामा कहता है, आपको एग्जैक्ट तारीख कैसे याद है? वर्कर कहता है, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था। ऐसा कहकर वो वर्कर अजीब तरह से हंसने लगता है। अब गाड़ी में कोयामा को समझ नहीं आता कि 7 साल पहले वाले केस में तामिया के अरेस्ट होने के बाद आखिर यहाँ कौन आया था। इतने में एरी को पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आता है। कॉल के बाद एरी कोयामा को बताती है कि मॉल के सीसीटीवी कैमरा में एक कार कैप्चर हुई है और ऐसा शक है कि उसी कार में रिका का किलर रिका को किडनैप करके लेके गया था। तो इसे सुन ये दोनों जल्दी से उस मॉल की तरफ बढ़ते हैं। मॉल के सीसीटीवी को देखने पर इन्हें रिका अपने दोस्तों के साथ बाहर आती हुई दिखती है। वहीं तब से एक गाड़ी रिका का पीछा कर रही थी। कोयामा कहता है, हमें किसी तरह इस गाड़ी और इसके ड्राइवर का पता करना होगा। आगे कोयामा पुलिस डिपार्टमेंट में होता है। तभी चीफ मिसुओ कोयामा को अकेले में मिलने का इशारा करती हैं। दरअसल मिसुओ को पता लग गया था कि कोयामा ने उसके असिस्टेंट से मिलकर 7 साल पुराने वाले केस के बारे में बात की थी। तब कोयामा इस केस की अकेले तहकीकात करने के लिए माफी मांगता है। मिसुओ पूछता है कि यासुकी ने तुम्हें क्या बताया? कोयामा कहता है, यही कि आपने तामिया को केस का कल्प्रिट बताकर कोई गलती नहीं की थी और तामिया ही असली किलर था। मिसुओ कहता है, यही सच्चाई है और अब इस सच्चाई को तुम भी मान जाओ। कोयामा कहता है, लेकिन एक बात मुझे हैरानी में डाल रही है। दरअसल जिस लड़की के मर्डर के लिए तामिया को पकड़ा गया था उसी लड़की के क्राइम सीन में 3 महीने बाद किसी अनजान आदमी को भागते हुए देखा गया और सिर्फ इसीलिए मुझे लगता है कि 7 साल पुराने केस की फिर से तहकीकात होनी चाहिए। मिसुओ कहता है, अगर तुम्हें अपनी एनर्जी बर्बाद करनी है तो करो। मेरा तो यही मानना है कि दोनों केस बिल्कुल अलग अलग हैं। ऐसा कहकर मिसुओ चला जाता है। मिसुओ अपने साथियों के पास जाता है तो वो लोग उसे बताते हैं कि हमने हर फैक्ट्री, शॉप्स और प्रीफेक्चर में चेक किया, लेकिन हमें क्राइम सीन से जो फुटप्रिंट मिले थे उस साइज और ब्रांड का शूज पहनने वाला कोई आदमी नहीं मिला। मिसुओ कहता है, हो सकता है कि ये शूज किसी फॉरेन ब्रांड के हों और इसके पीछे कुछ फॉरेन वर्कर्स हों जो इलीगली जापान में काम की तलाश में इंपोर्ट हुए थे। लास्ट टाइम मैंने एक फैक्ट्री में ऐसे इमिग्रेंट वर्कर्स को देखा था, तो आगे इन्हें वह इमिग्रेंट वर्कर्स मिल जाती हैं। इनके शूज क्राइम सीन से बिल्कुल मैच हो गए थे। इधर ये दोनों बताते हैं कि उन्हें आधी रात में प्रीफेक्चर के बाहर एक छोटी बच्ची की लाश मिली थी, लेकिन इमिग्रेंट होने के कारण वह इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे। इसलिए उन दोनों ने लड़की की लाश को ऐसा रिस्पेक्ट देने के लिए उसे पास पड़े नीले कपड़े से ढक दिया। तो आगे यही बात मिसुओ चीफ को बताता है। चीफ कहते हैं, इसका मतलब रिका का मर्डर केस और 7 साल पुराने मर्डर केस में कोई लिंक नहीं है, बल्कि वह दोनों केस कोइंसिडेंट की वजह से एक जैसे
लग रहे थे। मित्सुओ कहता है, मैं आपको यही समझाना चाहता था। इसे सुन कोयामा थोड़ा निराश होता है। तभी उसी वक्त वहाँ जैंग आ जाता है। जैंग के हाथ में इस केस से जुड़ा एक खास सबूत लगा था। आगे जैंग प्रोजेक्टर के थ्रू बताता है कि हमें रिका के कोट से कुछ सफेद बाल मिले थे, लेकिन बालों को एनालाइज करने से पता लगा कि वो कोई बाल नहीं बल्कि रैबिट के फर थे। और ठीक 7 साल पहले वाले तामिया केस में सेम तरह के फर ताचिबाना के सेल फोन कवर में लगे थे। अब क्योंकि जापान में रैबिट के फर को तोड़ना इलीगल है और रिका भी कोई ऐसा सामान नहीं रखती थी, इसका सिर्फ एक ही मतलब निकल सकता है कि किलर ने जब 7 साल पहले ताचिबाना को मारा था तो ताचिबाना के फर के कुछ पार्टिकल्स किलर के कपड़ों में अटक गए थे। फिर 7 साल बाद किलर ने सेम ड्रेस पहनकर रिका को मारने की कोशिश की, जिस बीच फर के पार्टिकल्स रिका के कपड़ों में आ गए। इसे सुन कोयामा पूरे विश्वास के साथ कहता है, यानी 7 साल पुराने वाले केस का किलर और ये किलर सेम है। तो इसे सुन सभी हैरान होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो मित्सुओ ने जिस तामिया को गुनहगार साबित किया था वो बेगुनाह था। लेकिन मित्सुओ चिल्लाते हुए अपनी गलती मानने से दोबारा इनकार कर देता है। वहीं चीफ कहते हैं, ये सब अभी तक एक थ्योरी है और कंफर्म हो जाने तक हम इसके बारे में किसी से भी नहीं कहेंगे। ऐसा कहकर चीफ मीटिंग ओवर कर देता है। अब सबके जाने के बाद भी मित्सुओ और कोयामा ऑफिस में थे और ये दोनों पहले की तरह ही फिर से एक दूसरे के राइवल्स बन चुके थे। रात में कोयामा को अपनी वाइफ का फ्लैशबैक आता है। यहाँ कोयामा की वाइफ को कैंसर था और वो जल्द ही मरने वाली थी। कोयामा की वाइफ कोयामा से कहती है कि मैंने हमारी बेटी को मेरी बहन और उसके हस्बैंड के पास देखभाल करने छोड़ दिया है और मैं तुमसे बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे गुजर जाने के बाद भी सेम उतनी ही ईमानदारी से अपना काम करना जैसे आज तक करते आए हो। तुम्हें डिटेक्टिव एजेंसी में सबसे काबिल बनना है, बस यही मेरी आखिरी विश है, मुझे इसका वादा करो। तो कोयामा हाँ करता है। तभी कोयामा की नींद टूटती है और कोयामा को उठते ही जैंग का कॉल आता है। दरअसल न्यूज में ये बात फैल चुकी थी कि 7 साल वाले पुराने किलर ने वापस लौटकर फिर से एक लड़की का मर्डर कर दिया है। वहीं तामिया, जिसने 7 साल पहले जेल में सुसाइड कर लिया था, वो असल में इनोसेंट था। इस न्यूज को डिपार्टमेंट के सभी लोग देख लेते हैं। तभी टीवी में तामिया की बहन हारुमी आकर अपना इंटरव्यू देती है। इसमें हारुमी दोनों डेड बॉडी से मिली रैबिट फर वाली सिमिलरिटी का भी जिक्र करती है, जिसे देख चीफ घबरा जाता है, क्योंकि इतनी सटीक इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी आम जनता तक कैसे फैली। यहाँ टीवी में हारुमी अपने भाई तामिया के लिए इंसाफ की मांग करती है और इसे देख पूरा डिपार्टमेंट सहम जाता है। आगे कोयामा और उसकी टीम इस निष्कर्ष में पहुंचती है कि उनके बीच जरूर कोई इम्पोस्टर है जिसने उनकी केस की न्यूज आम जनता को दी है। कोयामा कहता है, खैर इम्पोस्टर को ढूंढने से पहले हमें किलर को ढूंढना होगा। तुम दोनों को ये बात कुछ अजीब नहीं लगी कि 7 साल पहले जो फर तामिया के ड्रेस से मिला था और जिसके दम पर तामिया को अरेस्ट किया गया था, सेम वही फर रिका की लाश से भी मिला और इसी से सभी का तामिया को लेकर पर्सपेक्टिव बदलने लगा। अब लोगों का मानना है कि तामिया ने 7 साल पहले वाला मर्डर नहीं किया था और असली किलर अभी तक फरार है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर कोई किलर 7 साल तक वही ड्रेस संभाल कर क्यों रखेगा जिसके दम पर एक बेगुनाह को अरेस्ट किया गया हो। तो इस बात पर दोनों को पॉइंट दिखता है। तभी एरी कहती है, फाइल के अनुसार तामिया के घर को 2 बार रीचेक किया गया था। इधर कोयामा अपनी फाइल में कुछ नोटिस करता है। कोयामा मैग्नीफाइंग ग्लास से फाइल की तस्वीर को अच्छे से देखता है तो उसे वहाँ एक कंपनी की लॉन्ड्री रिसिप्ट दिखती है, लेकिन रिसिप्ट में किस कपड़े के बारे में लिखा था ये इन्हें पता नहीं चलता। तो जैंग इस बारे में पता करने लॉन्ड्री की तरफ निकल जाता है। आगे जैंग कोयामा और एरी को एक रेस्टोरेंट में मिलता है। यहाँ जैंग बताता है कि उसे लॉन्ड्री से उस रिसिप्ट की कॉपी नहीं मिली क्योंकि केस को ऑलरेडी 7 साल बीत चुके हैं और वह लोग इतना पुराना रिकॉर्ड नहीं रखते। इसे सुन कोयामा थोड़ा परेशान हो जाता है। तब जैंग पूछता है, भला लॉन्ड्री और कपड़ों से इस केस का क्या कनेक्शन? कोयामा कहता है कि इसमें सबसे अजीब ये था कि तामिया की टी शर्ट रूफ टॉप के अंदर मिली थी। भला जो आदमी कपड़ों को लॉन्ड्री में धुलवाने भेजता हो वो अपने इतने नए कपड़े रूफ टॉप जैसी गंदी जगह में क्यों छिपाएगा? अगली सुबह कोयामा और एरी तामिया की बहन हारुमी से मिलते हैं। हारुमी बताती है कि जब पुलिस वाले तामिया को अरेस्ट करके ले गए थे तो उससे उसकी लाइफ पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा था, जैसे उसकी एंगेजमेंट टूट गई थी और उसका जॉब छीन लिया गया था। हारुमी आगे कहती है, मुझे पहले से ही पता था कि मेरा भाई बेकसूर है क्योंकि वो ताचिबाना और मायूमी के मर्डर के वक्त अपनी चाइनीज गर्लफ्रेंड के साथ था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड इमिग्रेंट वर्कर थी, इसलिए तामिया के अरेस्ट होने के बाद वो अपने देश चाइना वापस चली गई।
ऐसा बताकर हारुमी इन्हें तामिया और उसकी चाइनीज गर्लफ्रेंड की फोटोज दिखाती है। हारुमी बताती है कि पुलिस अगर चाहती तो इस लड़की का पता कर सकती थी, लेकिन इसकी बजाय उन्होंने तामिया को अपराधी साबित करने में अपना ज्यादा जोर दिया। इतना बताते ही हारुमी को उसके लॉयर का कॉल आता है। यहाँ हारुमी थोड़ा दूर जाकर अपने लॉयर से बात करती है, लेकिन इनके बीच की बात कोयामा भी सुन लेता है। हारुमी के घर से निकलते वक्त एरी को 7 साल पुराने इन्वेस्टिगेशन टीम पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने तामिया की गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ पता नहीं किया, जिस कारण हारुमी ने अपना भाई गवा दिया। लेकिन कोयामा बताता है कि हारुमी को अपने भाई से कोई सिंपैथी नहीं है, बल्कि हारुमी ये सब इसलिए कर रही है ताकि उसे स्टेट गवर्नमेंट से उसके भाई की मौत के कंपनसेशन के पैसे मिल सके। और इसी बारे में हारुमी फोन पर अपने लॉयर से बात कर रही थी। कोयामा के ऐसा कहते ही एक आदमी इनकी कार के पास आकर अपना कार्ड दिखाता है और बताता है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और 7 सालों से तामिया केस के बारे में तहकीकात कर रहा हूँ। तो अब ये दोनों इस रिपोर्टर से तामिया केस के बारे में पूछते हैं। तो वो रिपोर्टर जैकब कहता है रिका और तामिया केस में सिमिलरिटी मिलने के बाद सीनियर इंस्पेक्टर्स परेशान हो चुके होंगे, क्योंकि 7 साल पहले जब तामिया ने जेल में सुसाइड किया था, उसी दौरान उन्हें एक अनजान लेटर रिसीव हुआ जिसमें बताया गया था कि तामिया इनोसेंट है। जैसे ही ये लेटर रिसीव हुआ वैसे ही हायर कमांडिंग ऑफिसर्स में हलचल मच गई और उन्होंने साथ में एक मीटिंग करने का फैसला किया। मीटिंग में डिसाइड हुआ कि वह लोग उस लेटर को अपने तक ही रखेंगे। कहने का मतलब है कि उस वक्त भी ऑफिसर्स जानते थे कि तामिया निर्दोष था, लेकिन फिलहाल ये भी एक अफवाह है और 100% क्या हुआ था वो तो मैं भी नहीं जानता। कोयामा कहता है तुमने ये अफवाह कहाँ से सुनी? जैकब कहता है मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा कहकर जैकब चला जाता है। अगली सुबह कोयामा सर्जेंट यासुकी से मिलकर उन्हें हारुमी की बताई बातें बताता है। तब यासुकी कहती हैं जिस चाइनीज लेडी के बारे में तुमसे हारुमी ने जिक्र किया, हमने उसके बारे में पता लगाया था, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। शायद वो उस वक्त तक अपने देश वापस जा चुकी थी, क्योंकि वो एक इमिग्रेंट वर्कर थी। ऐसा कहकर यासुकी उस दिन कोयामा पर चिल्लाने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि शायद तुम सही थे। अगर सच में मैंने 7 साल पहले गलत आदमी को पकड़ा था तो उसके लिए मुझे तैयार रहना चाहिए। अब यासुके के वहां से जाते ही कोयामा को जैंग का कॉल आता है, जिसमें जैंग बताता है कि जो गाड़ी सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई थी उसके बारे में पता चल गया है। आगे जैंग कोयामा को बताता है कि उस गाड़ी के ओनर का नाम सुजुकी है, जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, और सुजुकी की हिस्ट्री खंगालने से मुझे पता लगा कि सुजुकी चोरी, डकैती और रेप जैसी चीजों में शामिल हो चुका है। यानी इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि सुजुकी ही 7 साल पुराने केस का खूनी हो और हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। लेकिन कोयामा कहता है नहीं, अभी नहीं, अभी हमें उस पर सिर्फ नजर रखनी होगी जब तक वो कोई गलती ना कर दे। तो इसके बाद अगले दिन से ही कोयामा के दोनों असिस्टेंट सुजुकी पर नजर रखने लगते हैं। वहीं कोयामा अकेले में सोचता है कि अगर सुजुकी ही 7 साल पुराना तामिया केस का खूनी था तो फिर जिस आदमी को चेक टी शर्ट में देखा गया था वो भी सुजुकी ही होना चाहिए। लेकिन इसकी जगह वो चेक टी शर्ट तामिया के घर से मिली थी, ये तो सही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि कोयामा के पीछे मिसुओ का कोई ऑफिसर सारी बातें और खबर मिसुओ तक पहुंचा रहा था। आगे कोयामा फिर से तामिया की बहन हारुमी से मिलता है। कोयामा हारुमी को बताता है कि जहां तामिया रहता था उस घर के ठीक पास एक लेडी के 3 लाख येन चोरी हुई थी। वहीं तामिया के कमरे का कांच भी वैसा ही टूटा हुआ था जैसा कि उस लेडी का। क्या तामिया ने आपको कुछ बताया था जैसे उसके घर से कोई चीज चोरी हुई हो? हारुमी कहती है हाँ, तामिया के घर से कुछ चोरी हुआ था, इतना तो उसने मुझे बताया था, लेकिन वो चीज एग्जैक्ट क्या थी इस बारे में उसने मुझसे कभी जिक्र नहीं किया। कोयामा कहता है अजीब है, उसी दिन तामिया के घर पुलिस आई थी, लेकिन तामिया ने पुलिस को ये कहकर वापस भेज दिया कि उसके घर कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। इसका मतलब ऑफिसर यासुके की बात सच थी कि तामिया उनसे झूठ बोल रहा था। दूसरी तरफ एरी अभी तक सुजुकी पर नजर रखी हुई थी। तभी सुजुकी का चेहरा देखकर एरी को कुछ क्लिक होता है। एरी जल्दी से कोयामा को कॉल करती है और कोयामा से तामिया के बार वाली फोटो देखने कहती है। कोयामा फोटो निकालकर पूछता है क्या हुआ। एरी बताती है कि सुजुकी ही असल में उस क्लब का बार टेंडर था जहां तामिया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाया करता था। तो इसे सुन कोयामा को कंफर्म हो जाता है कि 7 साल पुराना केस और ये केस जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ सुजुकी को एक अनजान कॉल आती है। इस कॉल के बाद सुजुकी जल्दी से खिड़की की तरफ देखता है तो उसे वहां एरी की गाड़ी दिखाई देती है। इससे सुजुकी समझ जाता है कि पुलिस उसे पकड़ने वाली है।
अब कोयामा एरी को सुजुकी को लाने का ऑर्डर देता है, लेकिन एरी बताती है कि मैं अकेली हूँ। असल में जैंग को चीफ मित्सुओ ने कॉल करके एक जरूरी काम के लिए बुला लिया था। इसे सुन कोयामा की नजर मित्सुओ के ऑफिसर पर पड़ती है और कोयामा एरी से कहता है, तुम जल्दी से वहाँ से निकलो, मैं तुम तक पहुँच रहा हूँ। लेकिन इधर एरी सुजुकी को भागते हुए देख उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में सुजुकी गलती से एरी को चाकू मार देता है। तभी वहाँ मित्सुओ का दूसरा एजेंट जो एरी पर नजर रखे हुए था वो आ जाता है, लेकिन अब तक सुजुकी एरी को होस्टेज बना चुका था। रात में पुलिस ऑफिसर्स और कोयामा सुजुकी के घर की लोकेशन में पहुंचती हैं। यहाँ कोयामा अंदर जाकर देखता है तो सुजुकी ने एरी को बंदी बनाया हुआ था और एरी का काफी सारा खून फ्लो हो चुका था। तभी कोयामा सुजुकी के पर्दे के पीछे जैंग को देखता है और यहाँ ये दोनों मौका मिलते ही सुजुकी को पकड़ लेती हैं। वहीं एरी अब तक बेहोश हो चुकी थी। आगे सुजुकी का घर चेक करने पर इन्हें उसके घर से चाकू और खंजर का पूरा कलेक्शन मिलता है। इसे देख कोयामा हर एक चाकू का डीएनए टेस्ट करवाने कहता है। अगली सुबह जैंग ऑफिस में आकर बताता है कि चाकू में उस फार्मर का डीएनए मिला है जिसने किलर को मियामी को मारते देखा था और फिर किलर उसे चाकू मारकर भाग गया था। मतलब सुजुकी ही 7 साल पुराना कल्प्रिट था। लेकिन इसी के साथ इसमें एक और आदमी का डीएनए मिला है, पर उस आदमी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। कोयामा कहता है, मैं जानता था। आगे ये लोग सुजुकी से इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन सुजुकी कुछ भी बताने को राजी नहीं था। तभी कोयामा सुजुकी से कहता है कि तुमने हमारे कलीग को मारने की कोशिश की, वो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है और मौत से जूझ रही है। तुम्हें लग रहा होगा कि इतना सब करने के बाद तुम्हें कुछ सालों की ही सजा होगी। तुम पर 3 लड़कियों के मर्डर का आरोप है और इसलिए तुम्हें सीधा मौत की सजा सुनाई जाएगी। खैर, हमें तुम्हारे घर से एक चाकू मिला है जिसमें उस फादर का डीएनए है जिसे तुम 7 साल पहले मारकर भागे थे, इसलिए तुम अब पूरी तरह से फंस चुके हो। सुजुकी कहता है, अगर मैंने बस एक ही मर्डर किया हो तो? कोयामा कहता है, फिर तुम्हें नॉर्मल जेल की सजा होगी। तो इस पर सुजुकी सच बताने राजी हो जाता है। सुजुकी बताता है कि उसने रिका, जो कि रिसेंटली मरी थी, उसका रेप कर सिर्फ उसे ही मारा था। बाकी 7 साल पहले मरी हुई लड़कियों के बारे में वो कुछ नहीं जानता और उसने ये चाकू किसी के घर से चुराया था। कोयामा पूछता है किसके घर से, क्योंकि जिसके भी घर से उसने ये चाकू चुराया होगा वही 7 साल पुराने केस का मर्डरर होगा। तब सुजुकी तामिया का नाम लेता है। सुजुकी बताता है कि असल में तामिया मेरा रेगुलर कस्टमर था। वो हमेशा बार में लोगों को अपना ये खास तरह का महंगा चाकू दिखाता रहता था जिसकी कीमत हजारों येन थी। इसलिए मैं तामिया के घर का कांच तोड़कर उसके घर के अंदर गया और उसके कमरे में रखा ये चाकू चुरा लिया। लेकिन इससे तामिया को डायरेक्ट मुझ पर शक हो जाता, इसलिए मैंने तामिया के पड़ोसी वाले घर से 3 लाख येन भी चुरा लिए। पर मैं कसम खाता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही मर्डर किया है और 7 साल पुराने बाकी दोनों मर्डर से मेरा कोई रिलेशन नहीं। आगे कोयामा ये सारी बात डिवीजन चीफ को बताता है और उनसे कहता है कि अब तक मुझे लग रहा था कि तामिया पर रॉन्ग एक्यूजन किया गया था, लेकिन असल में तामिया ने ही 7 साल पुराने मर्डर किए थे। तामिया एक साइकोपाथ था। उसने रेप करने के बाद मियामी और ताचिबाना को मार डाला। इसी दौरान जब तामिया को फार्मर ने देख लिया तब तामिया फार्मर को चाकू मार कर वहाँ से भाग गया। इसी कारण से तामिया के चाकू में फार्मर का डीएनए आ गया। वहीं दूसरा वाला डीएनए खुद तामिया का है। चीफ कहता है, लेकिन अगर तामिया मर्डर केस और ये केस अलग था तो दोनों केसेस से हमें डेड बॉडी के कपड़ों पर फर के पार्टिकल्स क्यों मिले? कोयामा कहता है, मैं इस बारे में पता करके बताऊंगा। आगे कोयामा सर्जेंट यासुको और मित्सुओ को मिलने बुलाता है। कोयामा इन्हें बताता है कि फाइनली सुजुकी ने रिका के मर्डरर होने का इल्जाम कन्फेस कर लिया है। मित्सुओ एक्साइटेड होकर कहता है, यानी हमने मिलकर सही कातिल को ढूंढ लिया। ऐसा कहकर मित्सुओ कोयामा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन कोयामा मित्सुओ से हाथ नहीं मिलाता और कहता है ये केस अभी भी पेंडिंग है। इसे सुन दोनों हैरान होते हैं। फिर कोयामा इन दोनों को छत में बताता है कि जब तामिया के घर की पहली बार तहकीकात हुई थी तब वहाँ से कुछ नहीं मिला, लेकिन दूसरी तहकीकात में ही वहाँ की सीलिंग से चेक टी शर्ट और रैबिट के फर के सैंपल मिले। सवाल ये है कि आखिर वो टी शर्ट पहली बार में ही तहकीकात करने पर क्यों नहीं मिली? मैं बताता हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त टी शर्ट वहाँ मौजूद ही नहीं थी, बल्कि उसे दूसरी तहकीकात शुरू होने से कुछ समय पहले ही किसी ने सीलिंग में रखा था। दरअसल आप दोनों ने जब तामिया का घर चेक किया तो उस वक्त आपको वहाँ लॉन्ड्री की एक रिसिप्ट मिली। उसी रिसिप्ट के जरिए आप दोनों को पता चला कि तामिया ने फार्मर द्वारा बताई गई चेक टी शर्ट को धुलने के लिए लॉन्ड्री में दिया है। अब आप दोनों ने लॉन्ड्री में उस टी शर्ट को सील करके अपने पास रख लिया, लेकिन फिर वो टी शर्ट तामिया की सीलिंग तक कैसे पहुंची
थी। तो असल में टी शर्ट को अपने पास रखने के बाद आप में से एक ने एविडेंस रूम में जाकर तामिया की टी शर्ट पर रैबिट के फर वाला एविडेंस चिपका दिया, जिससे तामिया मुजरिम साबित हो जाए। और ये काम आपने किया था यासुके सान, वो भी मिस्टर मित्सुओ के कहने पर। तो यहाँ फ्लैशबैक में दिखाती है कि मिस्टर मित्सुओ को पूरा यकीन था कि तामिया ने ही उन दोनों लड़कियों का मर्डर किया है, लेकिन अगर इन्हें एक हफ्ते के अंदर कोई सबूत नहीं मिला तो तामिया को कस्टडी से आजाद करना पड़ेगा। यही बात मित्सुओ ने यासुके को बताई। मित्सुओ कहता है इससे पहले जेल से निकलने के बाद तामिया एक और बेगुनाह लड़की को मारने की साजिश करे, उससे पहले ही मैं उसके घर नकली एविडेंस रख दूंगा, चाहे तुम इस पर मेरा साथ दो या ना दो। तो यहाँ यासुके मित्सुओ को रोक कर कहता है ठीक है, अगर तुम्हें पूरा यकीन है कि तामिया ही असली किलर है तो मैं भी तुम्हारे साथ ये घिनौना काम करने को तैयार हूँ। और हाँ, तामिया के खिलाफ एविडेंस रखने का काम मैं करूँगा। तो इसके बाद यासुके लॉन्ड्री गया और वहाँ लॉन्ड्री का बिल दिखाकर वहाँ से तामिया की चेक टी शर्ट ली। फिर यासुके क्राइम सीन में ऐसा कोई एविडेंस ढूंढने लगा जिससे तामिया को फंसा सके। तभी यासुके को वहाँ फर के कुछ पार्टिकल्स मिले। दोस्तों, यही वो समय था जब उस वर्कर ने यासुके को प्रीफेक्चर से भागते हुए देखा था। अब यासुके ने उन पार्टिकल्स को तामिया के चेक टी शर्ट में लगाया और फिर उस चेक टी शर्ट को तामिया के रूफटॉप में छिपा दिया ताकि वापस आकर उसे ढूंढ सके। प्रेजेंट में कोयामा कहता है ऐसा करके आप दोनों ने तामिया को केस का दोषी साबित कर दिया, लेकिन फिर समय ने वापस करवट ली और 7 साल बाद ठीक वैसा ही मर्डर रीका नाम की लड़की का हो गया, जिस कारण केस की तहकीकात वापस से शुरू हो गई। खैर मिस्टर यासुके, आप तामिया केस की तहकीकात बहुत पहले से दोबारा करना चाहती थी, जिस कारण आपने डिपार्टमेंट को लेटर लिखा था कि तामिया बेगुनाह था, लेकिन इस लेटर को डिपार्टमेंट के लोगों ने दबा दिया और कोई जांच नहीं की। तब आपने इस बारे में जैकब को बताया, लेकिन इसका भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ। फिर आपने 7 साल बाद एक अपॉर्चुनिटी देखी हाल ही में हुए मर्डर को तामिया केस से जोड़ने की, इसलिए आपने रीका के कपड़ों के ऊपर भी वही फर के पार्टिकल्स डाल दिए और सिर्फ इसी से दोनों केस आपस में सिमिलर लगने लगे। इसे सुन मित्सुओ की होश उड़ जाती हैं और मित्सुओ यासुके से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यासुके कहता है मैं किसी के मर्डर का बोझ लेकर जिंदा नहीं रह सकता था, अब मैं और तुम साथ मिलकर अपना गुनाह कन्फेस कर देते हैं। इसे सुन मित्सुओ गुस्से में कहता है तुम्हें पता भी है तुमने क्या कर दिया है और कन्फेशन सिर्फ तुम करोगे क्योंकि सब कुछ तुमने किया था, गलती तुम्हारी है। तब कोयामा मित्सुओ से कहता है कि उसे मित्सुओ को एक ऑफिसर कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि मित्सुओ ही वो आदमी था जिसने सुजुकी को कॉल करके उसे ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि एरी उसके घर के बाहर है। ये बात मुझे खुद मित्सुओ ने बताई। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए कि आप दोनों किस हद तक गिर सकते हैं। एक ऑफिसर का काम होता है एविडेंस के जरिए सही कातिल तक पहुंचना, लेकिन आप दोनों ने झूठे एविडेंस से एक आदमी को फंसा दिया। अगर तामिया इस केस में निर्दोषी निकलता तो आप दोनों डिपार्टमेंट को शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं होते। तो इसे सुन इन दोनों को अपनी गलतियों का पछतावा होने लगता है। अगली सुबह ये दोनों ही खुद को पुलिस के हवाले कर देती हैं और तभी कोयामा एरी से मिलने जाता है। एरी की हालत अब काफी ठीक हो गई थी। आगे कोयामा फिर से यासुके से सेल में मिलता है और हमें यहाँ पता चलता है कि यासुके को लास्ट स्टेज कैंसर है, जिस कारण वो कुछ ही दिनों में दुनिया छोड़कर जाने वाला था। इसीलिए यासुके ने जानबूझकर खुद को फंसाने के लिए एविडेंस बनाए ताकि मरने के बाद उसे कोई गिल्ट ना रहे। इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं एंड होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।